कौन है तू? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बिच्छू भैया की आवाज है। मुझे जानी पहचानी आवाज लग रही है। लगता है मुझे जानता है। लगता है बिरजू भैया कहो कैसे तुम आ गए बिरजू भैया। मेरी कहानी जाना जाता है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। आखिर मैं किस जेल में रह रहा हूँ? तो सर मेरे भाई मेरे साथ कितना बड़ा जुर्म हुआ मेरे भाई। तो क्या मार डाला बहन का पर्दा। मेरे भाई प्रधान कोटेदार ने मिलकर मेरी बहन का मार डाला और खून के छोटे जामे उन गद्दारों ने मुझे जेल करा दिया। आज 14 साल हो गया। आज मेरी पत्नी की याद आ गई। कहाँ होगी, किस साल में होगी, वो क्या खाती होगी। आज मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को याद करके जेल में रो रहा हूँ मेरे भाई। बिच्छू भैया आपकी जैसे मेरी भी कहानी है भैया। मैं प्रधान के यहाँ काम करता था भैया। वो देश प्रधान गांव की मूर्तियां चोरी करवा के विदेशों में व्यापार करता था। एक दिन मैंने उनकी हकीकत सारी जान ली और मैंने कहा कि मैं सारी हकीकत जाके गाँव वालों को बताऊंगा, सारे मोहल्ले वालों को बताऊंगा कि प्रधान एक चोर है। लेकिन उसने मेरे बापू को गोली मार दी। मुझे झूठे इल्जाम में जेल हो गई बिरजू भैया, मुझे जेल हो गई। ये प्रधान और ये कोटेदार ये देद्रोही हैं। जब दरिंदे ने फटबॉल को नहीं छोड़ा तो इंसान को कब छोड़ेंगे। हाँ बिरजू भैया, अगर इसी तरीके से अपने गांव में उस देशमुख प्रधान का अत्याचार करता रहा तो हम गरीबों का क्या होगा भैया। एक भी गरीब अपने गांव का सुकून की रोटी नहीं खा सकता, सुकून की रोटी नहीं खा सकता बिरजू भैया। मेरे भाई का मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ। मैं बेबस लाचार मजबूर इंसान हूँ। आंसू बहाने के सिवाय मैं क्या कर सकता हूँ। बिरजू भैया कुछ सोचो बिरजू भैया, अगर कुछ सोचोगे नहीं तो हमारी तरीके से हमारे गांव का हर एक नौजवान इसी तरह जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहेगा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होगी बिरजू भैया। हाँ, वेद पुराण में यही लिखा कि जब जब पापा है तब तब एक न एक दिन अंत जरूर हुआ। हाँ भैया। सर मेरे भाई मैं तुझे आज की रात एक उपाय बताता हूँ, क्योंकि कल तेरी अंतिम पेशी है। अदालत या तो उम्र कैद की सजा सुना देगी या तुझे फौज के फंदे से झुला दिया जाएगा। तेरी कहानी हमेशा में दर्द के रह जाएगी। सोन करारी तो
वरना फांसी के तले पर चढ़ना पड़े ढूंढने से मिलेगी दवाई। रात्रि के 12 बज रहे हैं। घनघोर की काली रात है। इस मेरी में तो ही कह दे दो इससे भाई क्यों ना हम दोनों चकमा दे के भाग निकले। तुमने ठीक कहा मेरे भाई। तो क्या देखता है तो क्या देख कुत्ते, मैं कहता हूँ हथकड़ी खोल दे वरना इस जेल को शमशान घाट बना के रख दूंगा। जेल का लाल बत्ती जल चुके हैं। अल्लाह बनने वाला है। चल हाँ निकलता वरना बोले चप्पल सभी अरे झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में। काहो तिवारी, काहे सब लटका खड़े हो, का हो गया? सर बहुत बुरा हुआ सर। अरे तो हमारी जिंदगी में अच्छा होता ही कब है? पुलिस की नौकरी है ना, चाहे सर्दी हो या गर्मी ड्यूटी पे लगे रहो। कभी कभी तो साहिबाइन कहती हैं देखो तुमने अगले संडे को वादा किया था कि बनारसी साड़ी लेके देंगे, है ना? तो हम कहते हैं ठीक है चलो हम देखते हैं। पता लगता बड़े साहब का फोन आया है कि कप्तान साहब निकलने वाले हैं, सारी फोर्स को लेकर जाओ, रोड पे खड़े हो जाओ, चाहे जितनी धूप हो, जब तक कप्तान साहब निकलेंगे नहीं ड्यूटी पे खड़े रहो। पसीने के साथ साथ तेल भी निकल जाता है। हाँ वो तुम क्या बता रहे थे? सर और करण और बिरजू भाग गया सर। नींद में है क्या? अगर वो दोनों निकल जाएंगे तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। वो किस तरफ गए हैं? चम्बल तरफ सर। चंबल की ओर? तो साले मेरा खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा? मेरा साधु का पिता पुलिस कुत्तों की तरफ पीछे पड़ चुकी है। भाग जब तक मैं नहीं तो कोई फायर नहीं करेगा, क्योंकि हर हाल में दोनों हमें जिंदा चाहिए, जिंदा। बचने का बच्चे की तरीका बचा ही क्योंकि चारों तरफ पूरी नाकाबंदी कर दिया है। वो सामने नदी के पड़ गई है। चल हरिशर नदी में कूद जाती है। आप वही हुआ जिसका हमें डर था। ये दोनों साले दोनों चंबल नदी पार कर चंबल पहुंच गए हैं। चंबल पहुंचने का मतलब जो चंबल का हो गया। तुम दोनों थाने पहुंचो और थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो। लॉकअप का ताला तोड़ देना। मैं लिख कर दूंगा कि वो हमें चकमा देकर निकल गए हैं। ठीक है सर। और ये दोनों साले प्रधान जी के जाने दुश्मन थे। जी हाँ। ये मनोज खबर मैं प्रधान जी को देकर के आता हूँ। तुम दोनों थाने जाओ, मैं प्रधान जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है सर। क्या बात शंकर? प्रधान जी क्या है? हंसो क्या? क्यों? हंसो कोटेदार हंसो प्रधान जी रो किस लिए? रो कोटेदार जी रो। क्या हुआ सर? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। वो प्रधान जी सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जो तुम्हारे दोनों जाने दुश्मन थे ना, निर्जोर करण, क्या मर गया? क्या? अरे मर जाता तो अच्छा था। तो क्या हुआ? वो हमारे सिपाहियों की लापरवाही की वजह से वो सारे लॉकअप तोड़ के भाग गए। भाग गियो करण बिरजू भाग गियो। हाँ अब प्रधान गियो, कोटेदार गियो, दरोगा गियो, ऊपर गियो। हाँ करण बिरजू भाग गियो। क्या बाबा काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, मन्ने नहीं आंखों से देखा बाबा। हाँ करण बिरजू को ये बताओ क्या तुमने उन दोनों को सच में भागते देखा है? सच में देखा बाबा, इन्हीं आंखों से देखा बाबा। काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, करण बिरजू को भागते हुए मन ने देखा है। और ये बताओ इन्हें
कहाँ देखा है? टीवी पर। टीवी पर देखा है। साला जब देखो तब जले पर नमक छिड़कता है। तुम्हें अकल ना आई है ना आएगी? साला गधा कहीं का। तो प्रधान जी क्या है? मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर कर लूं क्या? अरे जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल पकड़ नहीं सकता, परेशान मत हो। अरे परेशानी की बात यह है कि वो साले दोनों भाग के चंबल पहुंच गए हैं। अगर चंबल पहुंच गए हैं जिंदा वापस नहीं आएंगे, मेरा वादा। तो प्रधान जी क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो मुझे कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करना है ना, मैं तो मेरी वर्दी लफड़े में आ अरे जाएगी। जाओ लिखा पढ़ी करो, जाओ। कोटेदार जी ये तुम्हारा चाय नाश्ता हम फिर देख लेंगे, हम थोड़ा जल्दी में हैं। ये तुम्हारे देसी मुर्गे की दावत देखो मुझे कम चखने को मिलेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। कोटेदार क्या है? तुम्हारा दोस्त कहे से चंबल रहता है, जाओ उससे मिलो, बता दो जहाँ भी करण बिरजू हो पकड़ के मेरे हवाले करेगा। प्रधान जी थप्पड़ खिया दियो। थप्पड़ तेरे पड़ा, बुरा मुझे भी लगा, लेकिन मैं क्या करूं, अधिकारी है। एक थप्पड़ जवाब वक्त न देना हो। कोटेदार बहुत परेशान नजर आ रहे हो। बड़ा गजब हो गया। अरे हुआ क्या है? जब मैं कभी भी देखता था तुम्हारा चेहरा बिल्कुल खिला हुआ रहता था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी। अरे बात तो मेरी सुनो। भागा है चैन के बीजू सुनो, तुमको सुनाता। भागा है जेल से बीजू, सुनो तुमको सुनाता हूँ। और धड़कते दिल मेरा धड़ धड़ के हकीकत सब बताता। दिया पीछा पकड़ मुझको नहीं पाई, ओ आया है यतीम चंबल में, तुमको सुनाता। सब अल्फाजों में कहो कोटेदार, मैं कुछ समझा नहीं। एक भोला किसान का बेटा जो करण है ना, और ये बीजू दोनों जेल के चकमा दे करके फरार हो निकले। पुलिस ने तो उनका पीछा किया, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो तुम्हारे चंबल के अंदर आ गए। तुम चाहते क्या हो? हमें बीजू और करण चाहिए। करण और बिरजू कोई बकरी का बच्चा नहीं है कोटेदार, जिनकी गर्दन में हम रस्सी डाल कर तुम्हारे हवाले कर दे। कहने का मतलब? और फिर कहने का मतलब यह है कि कहर सिंह जो भी काम करता है तो सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपया चाहिए? और 1 लाख। घबराओ नहीं कहर सिंह, तुम तो मेरे दोस्त हो। इस काम के लिए हम तुम्हें प्रधान जी से 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, करण और बिरजू ये दोनों हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे। करण वही है हमारा जानी दुश्मन, जो कि जेल की सलाखों से साला निकल कर इसी चंबल को आया है। पर ये नहीं जानता कि ये चंबल कहर सिंह का इलाका है। मौत के मुंह में आया है तू करण, मौत के मुंह में चंबल का चप्पा चप्पा छान डालूंगा, लेकिन तुझे ढूंढ कर ऐसी मौत मारूंगा कि तू अपने पैदा होने पर भी अफसोस करेगा। चुप जा, चुप जा, चुप रहो, चुप जा। आज कहर सिंह तेरी मौत बनकर तुझे ढूंढने आ रहा है, हरामजादे।
था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। और अभी तक ना तो करण आया है ना तक करण का कोई मैसेज आया है। आज मुझे करण की बहुत याद सता रही है। हे करण, क्या तुम मुझे भूल गए जो तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हो? आओ ना, मुझे नहीं सताती है। ओ आजा आजा, ओ आजा आजा पिया अब तो ओ आजा आजा पिया अब तो वादा किया था कि शिवानी मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। और अभी तक तो ना तुम आए हो ना तो तुम्हारा कोई मैसेज आया है। आज तुम्हारी याद मुझे बहुत सता रही है। तुम्हारे बिना ना तो रातों को नींद आती है ना तो दिन को चैन आता है। हे करण आओ ना। हे करण तुम्हारे बगैर रातों को नींद नहीं आती है। मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए चैन ना आए मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। मुझे
अजीब लड़की है। थाने से आने में थोड़ा लेट के हो गया, जमीन पर बिस्तर लगा के सो गई और साले दोनों के दोनों नौकर यहाँ से गायब है। घर के सारी खिड़की दरवाजे खुले हैं। शिवानी, लगता हमारी बच्ची नींद में है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। और ये क्या है? कापी किताबें सब साथ में लेकर सो रही है तू। देख बेटा, पढ़ना अच्छी बात है, पर ये नहीं कि बिस्तर पे कापी और किताबें होनी चाहिए। ये अपशगुन माना जाता है। बिस्तर पे कापी किताबें नहीं रख के सोना चाहिए। ड्यूटी से वापस आओ तो घर में मुझे ही सब करना होता है। साले नौकर हराम की तनख्वाह लेते हैं। चलो मैं ही उठा के रख देता हूँ। लगता मेरी बच्ची दिल लगा के पढ़ाई करती है, क्यों ना करे। इसे अच्छे नंबरों से पास जो होना है, जरा मैं भी देखता हूँ कि हमारी बच्ची क्या लिखती और क्या पढ़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी हैंड राइटिंग हमारी बच्ची की है। मेरे प्यारे करण, जब से तुम्हें मैंने मेले में देखा है, कसम से मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है और मैंने सोच रखा है कि मैं तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि नदी के किनारे 4 बजे शाम को मिलने के लिए आऊंगा। ना ही तुम आए हो और ना ही तुम्हारा कोई खत आया है। मैं अपने चाचा से झूठ बोल के नदी के किनारे 4 बजे तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम्हारे ना आने से उदास होकर मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। ये कब तक चलेगा? अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो तुम्हारी याद में तड़प तड़प के मर जाएगी तुम्हारी प्यारी शिवानी। ओ माय गॉड, ये पढ़ाई करती है जाके कॉलेज में। इसीलिए कई दिनों से सोच रहा हूँ, ना ही मेरे साथ खाने पर आती है और ना ही मुझसे ठीक से बात करती है। मैं सोच रहा था कि तबीयत वगैरह गड़बड़ हो गई होगी। अब तो इससे पूछना पड़ेगा मामला क्या है। शिवानी, ए शिवानी, शिवानी! चाचा जी, आप अभी इस वक्त क्या बात है चाचा जी? ये कॉपी तुम्हारी है ना? जी हाँ। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो सही है? जी चाचा जी, मेरी तबीयत तो ठीक है चाचा जी। मैं तुमसे जरूर पूछता हूँ, उसका मुझे सही जवाब चाहिए। क्या पूछना चाहते हो चाचा जी? चेहरा क्यों गंभीर है, बदला दे अपने दिल में मुझसे कहो बेटी तारा। मैं अपने चाचा को अपने प्यार के बारे में कैसे बतला दूं? फिर भी कुछ बताना ही पड़ेगा। चाचा जी, मैं क्या कहूं? चाचा
चाचा जी प्यार करन से मैं करो यही है अरे मैंने तुझे माँ और बाप का दोनों प्यार दिया है और आज तूने ये सिला दिया है मेरे प्यार का। नहीं चाचा जी मैं आपसे बताने वाली थी पर मैं आपको डर रही थी आपसे कि कहीं आप मेरी बातें सुन के नाराज ना हो जाए चाचा जी। हाँ चाचा जी वैसे भी कोई भी लड़की अपने शादी के बाद खुद अपने चाचा या पिताजी से नहीं कहती है। सही कहा तूने, बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। इस दुनिया में इतनी बेशरम लड़की कोई नहीं होगी जो अपनी शादी के बाद वो अपने पापा या चाचा से डायरेक्ट कहेगी। तूने सही कहा। अरे मेरी बच्ची, हाँ चाचा जी मैंने तेरी बचपन से आज तक खूब अच्छे तरीके से परवरिश की है, पढ़ाया लिखाया और हमेशा मैंने तुझे अपने कलेजे का टुकड़ा समझा है। और तू जानती है कि मैं जो कुछ करता हूँ मैं तेरे लिए तो करता हूँ। क्यों नहीं चाचा जी? तेरे सिवा मेरा संसार में दूसरा है कौन? हाँ चाचा जी। अगर तुझे कोई लड़का पसंद आया था तो तूने मुझसे पहले कहा होता, मैं उसके घर वालों से तेरे रिश्ते की बात करता और धूमधाम से मैं तेरी शादी करता, सारा साथ देता। तो यही कहता कि आज उस अजराना के भतीजी की शादी है। पर ये बता, जिससे तू प्यार करती है, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, वो कौन है, क्या करता है, उसका बिजनेस व्यापार क्या है बेटा? चाचा जी मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी। उसका नाम करण है और वो रूपनगर गांव में रहता है। भोला किसान का लड़का है। मैं उसी से प्यार करती हूँ चाचा जी। रूपनगर, ये वही भोला किसान है ना जो प्रधान देशमुख के नौकरी करता था? जी हाँ। इतनी बड़ी दुनिया में प्यार करने के लिए तुझे वही मनोहर मिला था? क्यों चाचा जी? अरे उसका नाम का सिंदूर तुमने मांग में सजाना चाहती है? जी हाँ। उसका नाम का मंगलसूत्र तुमने गले में डालना चाहती है? जी हाँ। उसका पहले पहले मांग का सिंदूर धुल जाएगा। आप कैसे बातें करता चाचा जी? जानते क्यों? क्या समय वो साला हरामी करण जेल में सजा काट रहा, सजा। नहीं चाचा जी, अरे मेरा करण जेल में, तो आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी। वरना मैं करण के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी चाचा जी। अरे ठहर ठहर ठहर, तुम लड़कियों में ये तो खास बात होती है, छोटी सी बात को लेकर मर जाऊंगी। अगर तुझे करण नहीं मिला तो तुम मर जाएगा। लेकिन यही बात अगर देशमुख प्रधान को मालूम हो गई तो वो तो साला इसी जगह मेरा ट्रांसफर करवाएगा कि मैं यूपी देखने के लिए तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसका उठना बैठना बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के साथ है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। देख शिवानी, हाँ चाचा जी। तू जानती है कि मैं सरकारी अफसर हूँ। कोर्ट मुझे कभी इस बात की परमिशन नहीं देता है कि मैं किसी मुजरिम की जमानत ले लूं। हाँ, करण के छूटने का एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है चाचा जी? बेटा करण की जमानत तू ले ले। क्या मैं? बिल्कुल। तो चाचा जी मुझे कहना क्या पड़ेगा? छोटा सा काम। क्या काम है? मैंने तुझे परसों जो फाइल दी थी ना, उस फाइल पे तू साइन बना दे। वैसे तो मुझे हाई कोर्ट कुछ काम से जाना है, कैसे भी करके मैं तेरे करण को छुड़ा के सामने से पहले मैं तेरे पास ले आऊंगा। ठीक है चाचा जी। अगर ऐसी बात है तो मैं करण को पाने के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी आप एक मिनट ठहरिए, मैं फाइल पे साइन बना के अभी आती हूँ। वेरी गुड। इससे कहते हैं नहले पे दहला। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब ठीक से लोहा गर्म हो। सारी दुनिया जानती है कि शिवानी मेरी भतीजी और मैं इसका चाचा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है।
ना ही तो ये मेरी भतीजी है और ना ही मैं इसका चाचा हूँ। मैं तो इसके घर का मामूली सा नौकर था, नौकर, वो भी झाड़ू बहारू करने वाला नौकर। मेरी कोई औकात या वालू नहीं थी। आज हमारे बदन पे वर्दी है तो इसके बाद सेठ धर्मदास की देन है। उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा के इस योग्य बना दिया कि आज मेरे बदन पे वर्दी मैं सीधे दरोगा बन गया। लेकिन जब तक मैंने इसके घर में अपने कदम रखे, ये करोड़ों की संपत्ति मेरे दिल में समा गई। मैं रात दिन सपने देखने लगा कि इस घर का मालिक मैं कब बनूंगा। सारी की सारी प्रॉपर्टी पाने के लिए मैंने इसके माँ बाप को अपने हाथों से जहर देके मार दिया। और इसका बाप साला इतना चालाक था कि मरने से पहले ही सारी की सारी वसीयत अपनी बेटी शिवानी के नाम कर दिया। अगर शिवानी बालिग होने से पहले इससे कुछ हो जाता तब तो सरकारी सारी की सारी संपत्ति सरकारी खाते में चली जाती। मेरे हाथ से लगता, मेरे हाथ लगता तो ये सिर्फ सरकारी डंडा। लेकिन नहीं, अगर शिवानी ने फाइल एक बार साइन बना दिया तो करोड़ों की संपत्ति मेरे खाते पर हो जाएगी और मैं देखते ही देखते करोड़पति बन जाऊंगा। चाचा जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैंने फाइल में साइन बना दिया है। आप मेरे करण को जल्द से जल्द छुड़ा करके लाइए चाचा जी। ये बताओ, क्या तुमने फाइल को खोल के पढ़ा नहीं था क्या? नहीं चाचा जी, आपके रहते हुए मुझे फाइल पढ़ने की क्या जरूरत है चाचा जी? मैंने तो सुना था कि लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं। और आज मैंने देख लिया क्योंकि ऐसी वैसी फाइल नहीं थी वो। तो फिर कैसी फाइल थी? वो स्टाम्प पेपर की फाइल थी। तूने उस फाइल पर साइन बना के इस घर का और सारी की सारी प्रॉपर्टी का तूने मुझे मालिक बना दिया। तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी। तुमने मेरे साथ धोखा किया चाचा जी। सारी दौलत लिख दिया और तूने मेरे जान कर घर में मेरे नहीं तेरा कुछ। लगता है तुमने किया बहुत बड़ा। लगता है तुमने किया